कि हमने क्लास 9th की जो साइंस है उसको स्टार्ट कर दिया है ना। और उस साइंस में जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। तो जैसे हमें क्रम दिया गया है हम उसी क्रम से पढ़ेंगे। पहले हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और फिर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने आपको कल पदार्थ के बारे में बता दिया था। पूरा क्लासिफिकेशन जो साइंस के बारे में परिभाषा थी, उसका वर्गीकरण था, उसकी शाखाएं थी और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम था पदार्थ यानी मैटर। उसका डिस्कशन भी मैंने आपसे कल कर लिया था। तो उसी के जस्ट आज आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है द्रव्यमान और भार। फिजिक्स में आपको द्रव्यमान और भार ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो चलिए हम समझते हैं आज मास और वेट को कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है द्रव्यमान यानी मास। अब ये द्रव्यमान क्या होता है, तो सबसे पहले आपको करना होगा कि द्रव्यमान की आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। ये बहुत कंफ्यूजन वाले दोनों वर्ड होते हैं, द्रव्यमान और मास। तो यहां पर इसकी डिफिनेशन क्या होगी द्रव्यमान की। इसकी परिभाषा सुनिएगा कि किसी वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होता है या उसका द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाता है ना। और द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है तो वो आपका किलोग्राम या ग्राम में आप उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, है ना। तो इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसका सिंबल क्या है स्मॉल m, है ना। स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मास। तो यानी कि एक बात और यहां ध्यान कर लीजिए, जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है ना। मास जो होता है वो क्या है कि वो कभी भी चेंज नहीं होता है। आपका जो वेट है भार, अब ये भार की डेफिनेशन क्या होती है, तो किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल उसका भार कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु पर पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है ना, उसे क्या कहेंगे उसका भार कहेंगे। और भार क्या होता है कि ये स्थिति के साथ बदलता रहता है, यानी स्थान के साथ, जगह के साथ साथ क्या होता रहता है, चेंज रहता है ना। और एक बात ये भी है कि ये वस्तु के आकार पर भी डिपेंड करता है, यानी जो भार है वो वस्तु के अनुसार चेंज होता रहता है ना। क्योंकि भार क्या है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। तो क्या होगा, अगर ये वस्तु की आकार आकृति पर डिपेंड करता है भार, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप दो बॉल ले लीजिए, दो गेंद, एक छोटा बॉल ले लीजिए और एक फुटबॉल ले लीजिए बड़ा सा, है ना। एक छोटा सा बॉल ले लीजिए और एक बड़ा सा फुटबॉल ले लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि आप छोटे बॉल को ऊपर की ओर फेंकिए, तो वो क्या होगा कि जो छोटा बॉल होगा वो अधिक ऊंचाई तक आसमान में जाएगा ऊपर की ओर। वहीं पर आप फुटबॉल को ऊपर की ओर फेंकिए, है ना, तो वो क्या होगा कि जितनी दूरी पर छोटा वाला बॉल जाएगा उतनी दूरी पर वो बड़ा वाला फुटबॉल नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है कि जो भार होता है वो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है वो वस्तु के आकार आकृति पर भी डिपेंड करता है। तो छोटे बल पर, जब वस्तु छोटी है, जो छोटा बॉल है हमारा, उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, तो पृथ्वी उसको नीचे की ओर कम खींचेगी, इसीलिए वो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, है ना। वस्तु का आकार बड़ा हो गया, अब आपने फुटबॉल ऊपर की ओर फेंका है तो फुटबॉल का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहां पर साइज बड़ा होने की वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी फुटबॉल के ऊपर ज्यादा लगेगा। तो जब आप उसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पृथ्वी उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके उसको नीचे की ओर खींचेगी। तो इसी कारण की वजह से जो फुटबॉल है वो अधिक ऊंचाई तक नहीं जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया, या कोई और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आप छोटी सी गिट्टी ले लीजिए या ईंट ले लीजिए, एक छोटी ईंट ले लीजिए और एक बड़ी ले लीजिए, दोनों को फेंक करके देखिए
छोटी ईंट जो होगी वो क्या होगी, अधिक ऊंचाई तक जाएगी, है ना, और जो बड़ी ईंट होगी वो क्या होगी, कम ऊंचाई तक जाएगी। तो जो वस्तु जितनी बड़ी होती है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उतना ही ज्यादा उस वस्तु पर लगता है, और जब उतना ही ज्यादा बल लगेगा तो वस्तु ऊपर की ओर नहीं जा पाएगी, या ऊपर की ओर उतनी ही कम दूरी तक जाएगी। ठीक, तो ये जो भार का मान है ये स्थान और वस्तु की आकार आकृति पर निर्भर करता है ना, स्थान चेंज होने पर और वस्तु की आकार आकृति चेंज होने पर ये भार जो होता है वो बदलता रहता है ना। तो भार यहां पर क्या, अब द्रव्यमान आपका, तो द्रव्यमान कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के ले लेते हैं, यहां पर देखिए जैसे एक बना हुआ है, ये आपके सामने एक बॉक्स है, ये है ना। तो इस डब्बे के अंदर क्या है कि मैंने मान लिया कि यहां पर क्या है आपका कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 और 20 ये है ना। यानी इसमें कोई भी वस्तुएं इस डब्बे के अंदर, मान लिया बॉल ही समझ लीजिए आप, मान लीजिए कि इस डब्बे के अंदर 15 बॉल रखी हुई हैं, है ना, ये कॉलम बने हुए हैं, इन कॉलम के अंदर एक एक कॉलम में एक एक बॉल रखी हुई है। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक मैंने आपको बता ही दिया है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम या फिर ग्राम, दोनों में से कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, है ना। तो द्रव्यमान का जो मात्रक हो जाएगा, मान लिया इसमें 15 बॉल हैं और प्रत्येक बॉल जो है वो 1 किलोग्राम की है, तो 15 बॉल का वजन कितना हो जाएगा, 15 किलोग्राम, है ना। यानी यहां पर इनका जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, 15 किलोग्राम हो जाएगा, 15 किलोग्राम, या अगर ग्राम में भार दिया गया होता तो ग्राम में हो जाता। तो मैंने मान लिया कि एक बॉल 1 किलोग्राम की है, तो यहां पर 15 बॉल इस डब्बे के अंदर हैं, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 15 किलोग्राम। ठीक, वहीं पर आप देखिए क्या है कि ये भार है, भार में भी इसी एग्जांपल को ले लीजिए, वही मैंने यहां भी ले लिया, तो इसका भी जो वेट है आपका क्या है, वो 15 किलोग्राम है, वही 15 बॉल इसमें भी रखी हुई है। ठीक, तो भार तो अभी एक जगह पर ये दोनों पृथ्वी पर रखी हुई है ना, जमीन पर पृथ्वी पर रखी हुई है, तो दोनों का द्रव्यमान कितना है, इसका 15 किलोग्राम, भार भी कितना है, 15 किलोग्राम। अब क्या करिए कि आप इस डब्बे को लेकर के, जिसके अंदर बॉल है, इस डब्बे को लेकर के किसी दूसरी जगह पर चले जाइए, मान लिया अंतरिक्ष में लेकर के चले जाइए, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहां से 6 गुना कम होता है। अंतरिक्ष में क्या होता है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहां की कंपैरिजन में 6 गुना कम होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो भार है वो भार क्या होगा, अंतरिक्ष में जाने पर इस डब्बे का भार या हम लोगों का भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, और जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा तो पृथ्वी हमें अपनी तरफ से खींचेगी नहीं, और खींचेगी नहीं तो हमारा भार जो होगा वो कम आएगा। तो वहां पर जाने के बाद क्या होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 15 किलोग्राम ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें बॉल की संख्या कितनी है, 15 है। अब बॉल की संख्या में तो कोई चेंज हुआ नहीं, बॉल की संख्या को ही क्या कहेंगे, मात्रा। इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि जो द्रव्यमान की परिभाषा है उसमें किसी वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा, इसकी परिभाषा तो देखिए, कुल पदार्थ की मात्रा, ये चेंज कब होगा, जब आप उसमें से पदार्थ को निकाल लेंगे बाहर, तब चेंज होगा। जैसे मान लिया यहाँ 15 बॉल है, आपने एक बॉल निकाल लिया, है ना, इसके अंदर कितनी बॉल बची, 14 यानी 14, तब इसका जो द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा, 14 किलोग्राम आएगा, क्योंकि क्वांटिटी चेंज होने पर, उसमें से मात्रा निकाल लेने पर आपका द्रव्यमान चेंज होगा, है ना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से द्रव्यमान का कोई भी लेना देना नहीं है, ये हमेशा चेंज होगा, कौन, भार। आप एक जगह पर जाएंगे तो आपका भार कुछ और आएगा, पहाड़ों पर चले जाइए तो वहां पर आपका वेट कुछ और आएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर, और ये डिपेंड नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि हम जब पृथ्वी के ध्रुवों पर जाते हैं, किनारे पर जाते हैं, तो हमारा जो भार होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, अधिकतम होता है
है ना, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होता है। तो जहां गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा है वहां भार ज्यादा होगा, जहां गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है वहां भार कम आएगा। तो ये बात हो गई, यानी भार हमारा गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान हमारा निर्भर नहीं करता है। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन का टॉपिक हमारा होता है कि द्रव्यमान और भार, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगली महत्वपूर्ण बातें आपसे करता हूं। यानी भौतिक राशियां, है ना, तो भौतिक राशियों का यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तब क्या होगा कि टॉपिक जो आपको भौतिक विज्ञान के हैं वो समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। तो यहां पर होगा ये कि भौतिक राशियां समझना इसलिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके विषय में यदि आपको जानकारी होगी तो आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी रहेगी। जैसे मिलता है कि आपको जैसे द्रव्यमान शब्द आ जाता है, लंबाई आ जाता है ना, दूरी आ जाता है और समय वगैरह आ जाता है। तो ये सब क्या होती है, भौतिक राशियां इस प्रकार की होती हैं। तो इनको जानना इसलिए है क्योंकि ये आपके सिलेबस में क्लास 9th में अब तो हटा दिया गया, लेकिन पहले ये था। पहले जितने भी टॉपिक आपको दिए गए होते थे उनमें सारी क्वांटिटीज की बात की जाती थी, लेकिन अब ये इस हटा दिया गया। तो हटा दिया गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा, है ना। वो क्यों, वो इसलिए कि मान लीजिए जैसे आप क्लास 11th में जाएंगी तो आपके क्लास 11th में भी ये काम आएगा, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको वहां भौतिक राशियां पढ़ने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है ना। तो मैं आपको यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सारी बता दूंगा, है ना, क्योंकि ये आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही करेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो देखिए सामने लिखा हुआ है कि वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई कि वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके, कोई भी डिजिट के द्वारा, कोई भी संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके, ठीक, और क्या हो, संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके एवं उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, है ना, यानी उसका माप किया जा सके, उसका मेजरमेंट किया जा सके, है ना। तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब भौतिक राशियां जिनका मापन किया जा सके और जिन्हें किसी संख्या या अंक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, जैसे कौन कौन हो जाएगा, जैसे बहुत सारी आपकी भौतिक राशियां होती है। जैसे आपकी भौतिक राशि है लंबाई, पहली भौतिक राशि है आपकी लंबाई, मैंने एग्जांपल में ले लिया है लंबाई को। तो देखिए लंबाई क्या होता है, लंबाई को आप जो इसका मात्रक होता है वो मीटर होता है ना। और लंबाई को क्या है, लंबाई को आप संख्या में ही तो व्यक्त करते हो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो ये ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो इसको संख्या के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लिया कहीं पर आपकी लंबाई लिखी हुई है, एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा हुआ है कि 5 मीटर, 5 मीटर लिखा हुआ है, तो 5 क्या है, एक संख्या है कि नहीं है, एक संख्या लगाया इसमें, है ना। तो लंबाई क्या हो गई 5, अब इसको संख्या द्वारा व्यक्त किया है ना, हो गया। उसके बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको मापा जा सके। अगर 5 मीटर है तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी चीज से आपने मापा होगा ना उसको, तभी तो बताया कि 5 मीटर आया। तो यहां पर क्या है, ये संख्या के द्वारा व्यक्त किया गया, और इसके पीछे जो इसकी यूनिट लिखी होगी, जो इसकी इकाई लिखी हुई है, उसे क्या कहते हैं, उसे इसका मात्रक कहेंगे, जिसका डिस्कशन हम अभी आगे करेंगे। तो इससे लंबाई हो गई आपकी, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान जिसका डिस्कशन अभी पीछे किया था, तो द्रव्यमान हो जाएगा। अब द्रव्यमान को भी क्या करते हैं, एक संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं। मान लिया कहीं पर द्रव्यमान लिखा हुआ है 2 किलोग्राम, जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2 किलोग्राम। अब देखिए 2 क्या है, एक संख्या ही तो है, 2 क्या है, एक संख्या है, तो इसे संख्या के द्वारा व्यक्त किया कि नहीं किया, व्यक्त किया। और पीछे क्या है, तो इसकी जो इकाई लिखी हुई है ये पीछे, वो क्या होगी, इसका मात्रक होगा, है ना। इसको प्रदर्शित करने के लिए अब ये संख्या आई तो कहां से आई, आपने कहीं से इसका मापन किया होगा, तभी तो 2 किलोग्राम बताया है ना। तो इस प्रकार से लंबाई है, द्रव्यमान है, और भी बहुत सारी है, जैसे समय है, ये समय हो जाता है ना। तो लंबाई, द्रव्यमान और
समय आदि, समय को भी मापते हैं आप, संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाती हैं आपकी भौतिक राशियां, है ना। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसके जैसे बहुत सारी होती हैं जो भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण या उनके प्रकार के बारे में डिस्कशन करता हूं आपसे। चलिए डिस्कशन करते हैं आगे भौतिक राशियों का वर्गीकरण या भौतिक राशियों के प्रकार। दोनों में से किसी भी नाम से मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। चलिए भौतिक राशियों का वर्गीकरण यहां पर लिखा हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो दो भागों में इसका वर्गीकरण होता है भौतिक राशियों का। भौतिक राशियों को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? तो नंबर फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि मापन व मात्रक के आधार पर, यानी मापन व मात्रक के आधार पर, यानी मापने के आधार पर और मात्रक के आधार पर, है ना। पहला इसका वर्गीकरण किया जाएगा, तो मापन व मात्रक के आधार पर। ठीक, सेकंड देखिए आपका लिखा है दिशा व परिमाण के आधार पर। भौतिक राशियों का दो प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। पहला वर्गीकरण क्या है? मापन व मात्रक के आधार पर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है दिशा व परिमाण के आधार पर। अब जरा इसको देखते हैं कि ये मापन व मात्रक के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियां जो होती हैं मापन व मात्रक के आधार पर फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। कौन कौन से? तो चलिए देख लेते हैं इसको हम। पहला आपका हो जाता है मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां या मूल राशियां लिखा होता है, है ना। ये आपका लिखा होगा मूल भौतिक राशियां, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। उसके बाद क्या होगा, यहां पर सेकंड जो हो जाता है वो है व्युत्पन्न राशियां, है ना। तो व्युत्पन्न ये हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां या व्युत्पन्न राशियां, कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। अब तो ये क्लासिफिकेशन हमारा क्या है कि मापन व मात्रक के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है आपका मूल भौतिक राशियां और दूसरा है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अगर लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां और इसमें मूल भौतिक राशियां, ये हो जाएगा। हालांकि इसका डिस्कशन अभी हम करेंगे आपसे डिटेल में, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है दिशा व परिमाण के आधार पर। अब दिशा और परिमाण के आधार पर भी राशियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला हो जाएगा आपका अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। तो नंबर फर्स्ट क्या होगा? अदिश राशियां, अदिश राशियां। सेकंड क्या होगा आपका? सदिश राशियां, यानी इनको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश, सदिश राशियां। तो दिशा और परिमाण के आधार पर अदिश और सदिश, आपने बहुत नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो क्लास 9 से ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा आपके काम आएगा। तो अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज, सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं इनको, है ना। तो दिशा और परिमाण के आधार पर अदिश और सदिश हो गई। मापन और मात्रा के आधार पर आपकी मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां हो गई। अब इसमें क्या होगा, तो इनकी थोड़ी थोड़ी डिफिनेशन का डिस्कशन कर लेते हैं यहां पर, बाकी तो मैं भी समझाऊंगा ही आपको। जो मूल भौतिक राशियां होती हैं तो वो राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, है ना, या जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कहलाती है मूल भौतिक राशियां। ठीक। व्युत्पन्न, देखिए इसके नाम से पता चल रहा है व्युत्पन्न, यानी व्युत्पन्न किसी से उत्पन्न हुई, है ना, डिराइव हुई, डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं इसको। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि, ये मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये राशियां किसी दूसरे की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, डिराइव की जाती हैं, प्राप्त की जाती है ना। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं। ठीक। उसके बाद लिखा दिशा परिमाण के आधार पर अदिश लिखा हुआ है। तो अदिश क्या होगा कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, है ना, जिनमें केवल हमें दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, है ना। इधर क्या लिखेंगे कि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं, है ना। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब चारों का डिस्कशन मैं आपसे करूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट
ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है वो मापन व मात्रक के आधार पर राशियां। मैंने आपको बताया था कि मापन और मात्रक के आधार पर राशियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? मूल भौतिक राशियां और एक हो जाएगा आपका व्युत्पन्न राशियां। तो मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न राशियां, हालांकि डिफिनेशन मैंने छोटी सी बताई थी, लेकिन यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मूल भौतिक राशियां या मूल राशियां या मूल भौतिक राशियां, दोनों में से कोई भी शब्द लिख सकते, दोनों सही है। फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं इनको। तो मूल राशियां या मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं कि वे भौतिक राशियां जो किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। यानी मूल भौतिक राशियां वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, है ना। क्या कहलाती हैं? मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए ये 7 प्रकार की होती हैं। यानी मूल भौतिक जो राशियां हैं वो 7 होती हैं। इनका डिस्कशन तो हम आगे भी करेंगे आपसे। एग्जाम्पल देखिए कुछ यहां पर लिखे हुए, जैसे आपका है लंबाई यानी लेंथ, उसके बाद है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब मास, और फिर उसके बाद क्या है? समय। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अभी मैं 7वां एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा आगे चल करके। तो लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया और समय हो गया। अब यहां पर देखिए लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है ना। तो लंबाई और द्रव्यमान और समय, इनको किसी दूसरे पर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, है ना। समय क्या है? समय को ही आप देख लीजिए, समय किसी के लिए रुकता है? नहीं रुकता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। समय हमेशा अपनी अबाध गति से चलता रहता है ना। तो ये ऐसे मात्रक होते हैं, यानी ये ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है मात्रा, तो मात्रा भी किसी पर डिपेंड नहीं करती है ना। जैसे समय आपका कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता जाता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। उसी प्रकार से आपका द्रव्यमान है और उसी प्रकार से आपका लेंथ है, लंबाई है। यानी इनके अंदर इनसे छोटे इनके मात्रक कोई और नहीं होते हैं, है ना। यानी इनसे छोटी कोई भी इकाइयां, राशियां नहीं होती। उसके बाद देखिए आगे लिखा है कि मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। ये मूल मात्रक क्या होता है? तो मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक, मूल भौतिक राशियों को या मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। इन्हें आपस में नहीं बदला जा सकता है। यानी मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे। देखिए जो मूल राशियों को व्यक्त करेंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे, जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करेंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो आगे देखिएगा लिखा हुआ है इन्हें आपस में नहीं बदला जा सकता। इसका क्या मतलब है कि इन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता है? तो आपस में यहां पर पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है लंबाई, भाई मूल राशि क्या है? मूल राशि देखिए आपकी है, ये है लंबाई, है ना। अब लंबाई के लिए जो मात्रक बनेगा वो कौन बनेगा? या तो मीटर बनेगा या तो सेंटीमीटर बनेगा। दो ही मात्रक बनेंगे, या तो मीटर बनेगा या तो सेंटीमीटर बनेगा। तो लंबाई के लिए मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मीटर, या फिर इसी से छोटा इसका मात्रक और हो सेंटीमीटर, वो ले सकते हैं। तो मात्रक दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं या सेंटीमीटर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मीटर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम या फिर ग्राम, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो मान लिया यहां पर हमने लिख लिया किलोग्राम को, ये लिख लिया द्रव्यमान का मात्रक। समय, समय का मात्रक क्या होता है? घंटा, मिनट, सेकंड होते हैं, 3 मात्रक होते हैं इसके। तो समय के लिए आप कोई भी एक लिख सकते हैं। जैसे मान लिया यहां पर मैंने लिख लिया सेकंड लिख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय का यूज होने वाला जो मात्रक वो सेकंड होता है, तो सेकंड को लिख लेते हैं। ये है। तो इन मात्रकों को एक दूसरे में नहीं बदला जा सकता। इसका कहने का मतलब क्या है कि इन्हें आपस में नहीं बदला जा सकता, मतलब आप मीटर को किलोग्राम में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका यही कहने का मतलब कि जो मीटर है, आप मीटर को किलोग्राम में, या किलोग्राम को सेकंड में, या सेकंड को किलोग्राम में, या किलोग्राम को मीटर में, एक दूसरे में कभी भी बदला नहीं जा सकता है। आप मीटर को सेकंड में नहीं बदल सकते, सेकंड को किलोग्राम में नहीं बदल सकते। तो इन मात्रकों को आपस में कभी भी एक दूसरे में नहीं बदला जा सकता, है ना। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मात्रक है, इन मात्रकों में क्या होता है कि एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव की स्टडी की जा सकती है। यानी एक मात्रक दूसरे मात्रक से किस प्रकार से
डिस्टेंस रूप से संबंधित है, प्रभावित करता है, एक मात्रक दूसरे मात्रक को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन किया जा सकता है ना। जैसे आपके क्या है, जैसे यहाँ पर ये मीटर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है सेकंड। मान लिया आप बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपके समय के साथ साथ आपकी डिस्टेंस तय होगी कि नहीं होगी, कितने मीटर कितने सेकंड में आप चल चुके, है ना। तो ये होता है कि एक दूसरे के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, कितने समय में आपने कितना चला या कितना कार्य किया, इसको किया जा सकता है ना। तो ये हो गए हमारे मूल भौतिक राशियां और उनको व्यक्त करने वाले मात्रक। ठीक, सेकंड देखिए लिखा कि व्युत्पन्न राशियां इन डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं या व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाएगा, है ना। अगर मूल राशियां ना होती तो व्युत्पन्न राशियां आती ही नहीं, क्योंकि ये उनसे उत्पन्न हुई हैं। अगर मूल राशियां ना होती तो व्युत्पन्न का तो कोई सवाल ही नहीं था, इसीलिए इसके नाम में लिखा है उत्पन्न, यानी किसी से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है, तो मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न हुई है, व्यक्त की जाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है क्षेत्रफल, आयतन, चाल। देखिए क्षेत्रफल लिखा हुआ है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर, यहां पर देख लीजिए, समझा देता हूं आपको, समझाने के लिए यहां पर लिख देते कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई आया कि नहीं आया इसमें, ये देखिए लेंथ आया, लंबाई आया। लंबाई कैसी राशि है, लंबाई एक आपकी मूल भौतिक राशि है। देखिए आ गया कि नहीं आ गया लंबाई। उसके बाद ये है आपका चौड़ाई, तो चौड़ाई भी क्या है, चौड़ाई को भी हम मूलभूत राशि कह सकते हैं। चौड़ाई में भी क्या होगा कि हम यहाँ पर इसको भी ले लेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल किससे बना होगा, लंबाई और चौड़ाई से। इसमें से लंबाई चौड़ाई आपकी क्या है, ये आपकी मूल राशियां हैं या मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक, आगे देखिए लिखा हुआ है आयतन। आयतन क्या होता है, तो आयतन जो होता है आपका वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। आयतन में क्या तीनों चीजें ली जाती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों चीजों को काउंट किया जाता है। घनाम में आप देखते होंगे, घनाम में पढ़ते नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां पर क्या है कि आयतन में क्या काउंट होता है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये भी कहा, देखिए लंबाई आ गई ना, तो लंबाई कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि है। तो इनको यानी ये वाली जो राशियां हैं वो किससे मिलकर के बनी हुई हैं, वो मूल भौतिक राशियों से मिलकर के बनी हुई हैं। यानी इनकी सहायता से ये वाली राशियां बनाई गई हैं या बनी हुई हैं। एग्जाम्पल क्या थे, मैंने आपको क्षेत्रफल समझा दिया, आयतन समझा दिया। दोनों में देखिए आ रही मूल भौतिक राशि लंबाई, है ना। अगर चाल को भी देखना चाहें तो चाल में क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, होता है ना। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो वहां भी क्या मिलेगा आपको, दूरी मिल जाएगा, और देखिए क्या मिला, समय। तो समय कैसी राशि है, देखिए समय आपका कैसी है, मूलभूत राशि है, यानी ये आपकी मूल भौतिक राशि है समय। तो चाल में भी आपको मिल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो ये समय आपको क्या मिल गया, ये मिल गई आपकी मूल भौतिक राशि। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि ये हमारी क्या है, इनसे ही उत्पन्न होंगी। अगर ये राशियां ना होती तो इनका कोई अस्तित्व ना होता। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या बनेगा, तो इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल में इसी को ले लेता हूं, इसी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, लंबाई एक आपकी मूल भौतिक राशि है, और लंबाई जो मूल भौतिक राशि है उसको व्यक्त करने वाला मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक। और लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर, मैंने अभी आपको बताया है। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मान लिया मीटर मैंने ले लिया, या आप सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ले लिया मीटर, ये हो जाएगा। चौड़ाई, चौड़ाई को भी किसमें मापते हैं, मीटर में, तो यहां भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए बन गया व्युत्पन्न मात्रक, मीटर बन गया ना। देखिए कहां से आया, ये देखिए मूल मात्रक क्या था,
मीटर था और मूल मात्रक ही 2 बार आया। देखिए यहां पर मूल मात्रक ही 2 बार आया और ये क्या बन गया, व्युत्पन्न मात्रक बन गया। सेकंड देखिएगा, थर्ड आपका जो लिखा हुआ है यहां पर आयतन वाला, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं नीचे। लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या, फिर मीटर, फिर मूल मात्रक से आया। चौड़ाई, इसको भी मीटर में ही मापेंगे, या आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, मीटर या सेंटीमीटर दो में से किसी को लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई, ऊंचाई को भी क्या है, मीटर या सेंटीमीटर में। तो मान लिया यहाँ पर हम तीनों के लिए सेंटीमीटर ले लेते हैं, जैसे छोटा समझने के यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने इसको ले लिया, जैसे सेंटीमीटर ले लिया, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो ये देखिए सेंटीमीटर, मैंने बताया था कि सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर भी आपका मूल भौतिक राशि का मूल मात्रक है। ठीक, तो यहां पर देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक, तो ये देखिए मिल गया आपको व्युत्पन्न मात्रक। इसी तरीके से आप व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक को निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों का वर्गीकरण क्या होता है और भौतिक राशियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये आप सभी को समझ में आया होगा। मूल भौतिक राशियां ये मैंने आपको समझा दिया है, व्युत्पन्न राशियां ये आपको समझा दिया है ना। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप आएगा, जो सेकंड क्लासिफिकेशन आएगा, उसके लिए हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से कहना मेरा यही रहेगा कि आप इस वीडियो को क्लास 9th के सभी बच्चों तक जरूर जरूर शेयर कर दीजिए और आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने अब क्या है आपको वीडियो प्रोवाइड करना चालू कर दिया है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।